जय हिंद स्टूडेंट्स एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। मैं आपको और आपके परिवार को इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहूँगा इस साल जो भी आपने सपना देखा है अपने लिए, जिस भी लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं वो इसी साल आपको मिल जाए। और इसी के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो क्या बात है ना, असल में यूपीएससी में आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। और वो रोल इसीलिए है क्योंकि अकेले आंसर राइटिंग आपको 1750 नंबर देती है। तो इन 1750 नंबर के लिए आंसर राइटिंग करना एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट हो जाता है। और तो ये एक ऐसी सीरीज़ है जो मैं लेके आया हूँ, आंसर राइटिंग सीरीज़। उसमें हम रोज़ या 2-3 दिनों में एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको अपनी जो मेरी चेक करी हुई कॉपीज़ हैं, जिसको target.ias@byju's.com के द्वारा चेक किया गया है या फिर नेक्स्ट आईएएस के द्वारा चेक किया गया है, वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। इस क्वेश्चन की भी मैं आपको जो चेकड एवेल्युएटेड कॉपी है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको राज्यसभा, पार्लियामेंट और सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये जीएस पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। जीएस पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 साल पहले ये क्वेश्चन आया था और उस समय 2019 में राज्यसभा को 100 साल हुए थे, तो ये क्वेश्चन आना लाजमी भी था कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा हैज़ बीन transformed from a useless stepney tire to the most successful supporting organ in the past few decades. Highlight the factors as well as the areas in which this transformation could be visible. कहने की बात यह है कि राज्यसभा पहले एकदम बकवास चीज़ थी, लेकिन समय के साथ साथ वो ऐसा बन गई है कि हमारे इंडिया के गवर्नेंस या फिर लॉ मेकिंग या जो भी काम पार्लियामेंट करता है उसका एक एसेंशियल ऑर्गन बन के सामने आई है। तो आपको बताना है भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो राज्यसभा को महत्वपूर्ण बना रहे हैं, और दूसरा आपको बताना है ये चीज़ हमको कहाँ देखने को मिलती है। कुल मिला के आपसे पूछ रहा है, एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताना है ये चीज़ हुई है, क्या कारणों से हुई है और कहाँ देखी जा सकती है। कुल मिला के इतना ही पूछ रहा है। तो ये एवेल्युएटेड कॉपी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एवेल्युएटेड कॉपी, इसमें मेरे को 7.5 मार्क्स मिले हैं, दैट इज़ मोर देन 50% ऑफ मार्क्स। और इसको यूपीएससी में ठीक ठाक मार्क्स, मतलब अबव एवरेज मार्क्स माना जाता है। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस कॉपी में जो कमेंट्स आए हैं उसको हम देखेंगे, लेकिन पहले हम जो आंसर लिखा हुआ है उसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, आप इंट्रोडक्शन में कोई भी एक चीज़ उठा सकते हैं। या तो आप राज्यसभा के आर्टिकल्स बता दीजिए या राज्यसभा का इमरजेंस बता दीजिए कि जो राज्यसभा है वो 1919 के जो एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, वहाँ से शुरुआत होती है इसकी, तो वो भी बता सकते हैं आप। या फिर आप इसको एज एन आर्म ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर जैसे मैंने बताने की कोशिश करी है। मेरे को ऐसा लगता है कि इंट्रोडक्शन में थोड़ा मैं अपने पॉलिटी का समझ अगर डाल देता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा एक इम्प्रेशन छोड़ता है एग्जामिनर में। तो मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है कि दैट एज एन आर्म ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन इंडिया। व्हाट इज़ बाइकैमरल लेजिस्लेचर? बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है ऐसा पार्लियामेंट जहाँ पे 2 हाउस होते हैं। हमारे यहाँ पे भी है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। एक हमारे पास लोकसभा है और एक हमारे पास राज्यसभा है। तो ऐसा हाउस जहाँ पे एक लोकसभा और एक राज्यसभा होगी, या फिर हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सिमिलर जो ब्रिटेन का है। इन इंडिया, इन आर्टिकल 79 एंड 80 प्रोवाइड्स कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा विच रेप्लिकेट्स टू द ब्रिटेन्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स। मैं यहाँ अल्टीमेटली कर क्या रहा हूँ, छोटा सा बता रहा हूँ कि राज्यसभा ये है, इस आर्टिकल में है और ये उसका ये पार्ट है, इस चीज़ का पार्ट है। कोई भी बेटर इंट्रोडक्शन हो सकता है, मेरे को ये बेहतर लगा था तो मैंने बताया, आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने एक कनेक्टिंग स्टेटमेंट डाला है। सो व्हाट इज़ कनेक्टिंग स्टेटमेंट? असल में क्या है, क्वेश्चन में ना स्पेसिफिकली एक चीज़ पूछी गई है कि वो स्टेपनी टायर से बदल के कुछ और इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जिससे आप आंसर को लिंक कर सकें। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि इन रीसेंट डिकेड्स इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम स्टेपनी टायर टू द मेन व्हील। मतलब स्टेपनी, बेकार स्टेपनी टायर से एक मुख्य पहिए के रूप में सामने आया है। अब हमने आगे जो मेन पोर्शन था वो है फैक्टर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो मैं यहाँ पे क्योंकि पहला सेशन है ये, तो मैं दीपक गुप्ता सर को कोट करूँगा जो फॉर्मर यूपीएससी चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने ये चीज़ कही थी कि 40% इज़ योर नॉलेज, रेस्ट 60% इज़ योर प्रेजेंटेशन।
तो 40% आपका ज्ञान है, 60% आप किस तरीके से उस ज्ञान को दर्शाते हो उस पर निर्भर करता है। तो आंसर को थोड़ा सा बेहतर लिखने की कोशिश करें, अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करें ताकि दिखे एक्सप्लिसिटली कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ फैक्टर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमने उसको डबल लाइन के अंदर रखा ऊपर नीचे दोनों तरफ ताकि वो अलग से दिखे। अब क्या फैक्टर्स हैं भाई? नंबर 1 फैक्टर है एक्सपर्ट मेंबर्स। आपको पता होगा राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं और ये पॉपुलर मेजॉरिटी से चुन के नहीं आते हैं, ये स्टेट्स के द्वारा खुद चुने जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम एक्सपर्ट्स को अपना नॉलेज और अपना ज्ञान राज्यसभा के पटल पे रखने के लिए बुला सकते हैं, जिसके कारण राज्यसभा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन बनता जा रहा है। उदाहरण देना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू बाबू सर, जो हम लोग को राव आईएएस में पढ़ाया करते थे, उनके अकॉर्डिंग जब वो सिलेक्टेड हैं तो उनके अकॉर्डिंग मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, इस टाइप के एग्जाम्पल्स, जब तक पॉलिटी में आप भर भर के एग्जाम्पल्स नहीं डाल रहे हैं तब तक आपका आंसर फीका है, बिना नमक की सब्जी लगेगा वो, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एग्जाम्पल्स बहुत डालें। इसके बाद आता है रीजनल पार्टीज़, क्योंकि भाई देखिए राज्यसभा में हर क्षेत्र से अपनी पार्टी का एक प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्ति आता है, तो वो अलग अलग विचारधारा लेके आता है, बहुत सारे व्यूज़ लेके आता है। कुछ एग्जाम्पल के लिए AIDMK हो गया, DMK हो गया, और क्योंकि हमको बोला गया था हालिया दशकों में, रीसेंट डिकेड्स, तो यहाँ पे हमने आफ्टर 1960s दे इन्फ्लुएंस द गवर्नेंस, ये भी हमने यहाँ पे डाला है। इसके बाद आता है अपोजिशन का रोल। अपोजिशन का रोल इसीलिए इम्पॉर्टेंट है राज्यसभा में क्योंकि राज्यसभा का केस क्या है, यहाँ पे पॉपुलर मेजॉरिटी नहीं होती है। पॉपुलर मेजॉरिटी का मतलब है यहाँ पे चुनी हुई सरकार नहीं होती है, चुने हुए प्रतिनिधित्व नहीं होता है, यहाँ पे नॉमिनेटेड टाइप का होता है। यहाँ पे आप स्टेट से चुन के भेजा जाता है। हाँ, भले ही ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और इन सब प्रक्रियाओं से होता है, लेकिन वैसा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन वाला केस नहीं है जहाँ पे जनता वोट करती है। यहाँ पे हमारे चुने गए MLA वोट करके इनको भेजते हैं। तो अब इसके कारण क्या होता है, जैसे सेंटर पे किसी की सरकार है और स्टेट में किसी और की, तो स्टेट के अब किसी और की सरकार होने के कारण अपोजिशन की मेजॉरिटी हो जाती है, मतलब विपक्ष की यहाँ पे भूमिका बढ़ जाती है और उसके कारण डिस्कशंस जो होते हैं, जो बातचीत होती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद आता है अल्टीमेट पावर। तो यहाँ पे आप लक्ष्मीकांत को एज इट इज़ कोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोट किया है कि फॉर इंस्टेंस 2/3 बहुमत चाहिए होता है, मेजॉरिटी चाहिए होती है राज्यसभा को एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए, और जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करती है तो GST और स्टेट की लिस्ट पे कोई कानून बनाने के लिए लोकसभा को पावर मिलती है। मतलब राज्यसभा चाबी है जो ताला खोलती है स्टेट के सब्जेक्ट्स का, और उन स्टेट्स के सब्जेक्ट पे फिर लोकसभा कानून बना सकती है। तो राज्यसभा की ये इंपॉर्टेंट भूमिका है। इसके बाद वैलिडेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंस को वैलिडेट करने में इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा है। पहले सिंगल पार्टी होती थी, कांग्रेस ही सब जगह होती थी, तो इसमें इतना रोल नहीं होता था, लेकिन अब इसमें रोल बढ़ गया है। मल्टी डायमेंशनल व्यूज़, क्योंकि अलग अलग जगह से व्यूज़ आ रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें हमको कहाँ पे देखने को मिलती हैं? विजिबल थ्रू, ये अलग से पूछा गया था आपको कि आपसे वो एग्जाम्पल जानना चाह रहे थे, ये चीज़ें कहाँ देखी हैं आपने। तो भाई ये चीज़ें हमने देखी हैं। अब आपके पास पूछा है हालिया दशकों में, दशकों मतलब आप 1960 से शुरू कर सकते हो, बहुत पहले से भी जा सकते हो। अभी अपन को हुए ही 7 दशक हैं कुल, तो 7 में से 5-6 तो डाल ही सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे 1966 से उठाया है, जब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को अलग से बनाया गया था फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो बेटर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट के लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनाया गया था। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि राज्यसभा अपने आप में स्ट्रॉन्ग होती चली गई। इसके बाद ट्रिपल तलाक, फार्म बिल्स के जो डेलिब्रेशंस आए, इस पे जो डिस्कशंस हुए, उसमें एफिशिएंसी देखने को मिलती है। इसके बाद आता है हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन जैसे अभी हाल ही में देखा गया, राघव चड्ढा की स्पीच वायरल हो गई जिसमें उन्होंने 10 सवाल पूछे श्रीमती निर्मला सीतारमन जी से। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के ऊपर ये स्पीच थी। इसके बाद रीजनल डिमांड्स, जैसे ड्रग्स इन हैदराबाद की डिमांड्स अभी राज्यसभा में उठाई गई कि हैदराबाद में ड्रग्स क्यों चल रहे हैं, गोवा के थ्रू ड्रग्स आ रहे हैं, गोवा में क्या इशू चल रहा है ड्रग्स का, ये सारी डिमांड्स, ये मल्टी डायमेंशनल व्यूज़। प्रोडक्टिविटी, जो राज्यसभा है वो ज़्यादा
समय के लिए मोर आवर्स के लिए डिस्कशन करती है एज कंपेयर टू लोकसभा। ये हाल ही में देखा गया है, क्योंकि लोकसभा में क्या चलता है, लोकसभा में चलते हैं वॉयलेशंस। लोकसभा में विवाद ही चलता रहता है, किसी ने कागज फाड़ दिए, किसी ने सीट तोड़ दी, कोई उठ के भाग गया, यही सारी चीज़ें लोकसभा में चलती हैं। राज्यसभा में क्योंकि इंटेलेक्चुअल लोग हैं तो वो बैठे रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमको पता चलता है कि ओवर द ईयर्स, मतलब समय के बदलने के साथ साथ राज्यसभा ट्रांसफॉर्म हो चुकी है एक सेकेंडरी हाउस से सेकेंड हाउस में। अब ये तो आंसर था मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है। ये आंसर मैंने लगभग 4 महीने पहले लिखा था। मेरा आज में कोई आंसर पढ़ के ऐसा फील हो रहा है कि इस आंसर में एवोल्यूशन की थोड़ी कमी है, वो बदलाव की थोड़ी सी कमी लग रही है मेरे को, कि एक वीक चैम्बर से स्ट्रॉन्ग चैम्बर बन गया। वो एवोल्यूशन नहीं शो कर पा रहा हूँ, पॉइंट्स पूरे वैलिड है लेकिन एवोल्यूशन थोड़ा सा कम आ रहा है। देखिए उनने मेरे को क्या चेक करके दिया था, फेयर इंट्रोडक्शन है, इट इज़ कम्प्लीटली फेयर इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन ये लिख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने ये मेंशन किया था कि आप ये चीज़ डाल सकते हैं कि यू कैन ऑल्सो मेंशन द एक्ट ऑफ 1919, जैसा मैंने आपको बताया। फैक्टर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वही सारी चीज़ें। ये चीज़ ऑलवेज अंडरलाइन दी एग्जाम्पल्स। अब मेरी क्या गलती है, मैं लिखते लिखते फ्लो में बहुत ज़्यादा लिखते चला जाता हूँ, तो मैं अंडरलाइन नहीं कर पाता हूँ। तो देखिए उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे भी मेरे को बोला है कि आप डीएमके वगैरह को अंडरलाइन करें, मनमोहन सिंह को अंडरलाइन करें। अपोजिशन रूल वाला जो केस है, इसमें भी को उन्होंने बोला है कोई इंस्टेंस डाले, कोई वाक्य डाले। अब देखिए मेरे पास ना समय था ना मैं याद करने बैठता, तो वो स्पीड में मैंने नहीं लिखा। यदि आपको कुछ याद आता है तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। अल्टीमेट पावर वाला पॉइंट है, ये उनको अलग से लगा। ये इसका कारण ये भी था कि ऐसे ये अल्टीमेट पावर वाला पॉइंट जनरली जो नेट के सोर्सेज होते हैं वहाँ आपको नहीं मिलता है, इसलिए ये अलग से पॉइंट था। बाकी पॉइंट सिमिलर ही थे। ये पॉइंट्स आप पढ़ चुके हैं। देखिए इसमें मेरे को रिमार्क भी मिला था, वेल डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स। और फाइनली ये उन्होंने मेरे को रिमार्क दिया है, डियर आदित्य, वेरी वेल रिटन आंसर, वेल डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स, यू कैन अवॉइड राइटिंग एक्सप्लिसिट नेम्स इन सम इंस्टेंसेस। ये मेरे को स्पेसिफिकली राघव चड्ढा वाले के लिए बोला गया है, ठीक है, राघव चड्ढा वाले के लिए बोला गया है। ओवरऑल आंसर इज अबव एवरेज। इन कंक्लूजन यू कैन मेंशन फ्यू चैलेंजेस विद राज्यसभा एंड इन कंक्लूजन प्रोवाइड सम सॉल्यूशन टू इट, हाउएवर इन केस ऑफ टाइम एंड एरिया प्रोवाइडेड एंड इट इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड डायरेक्टेड आंसर। देखिए मेरे ख्याल से ठीक है ये आंसर। अब क्योंकि मैं काफ़ी समय से टीचिंग कर रहा हूँ, तो अगर मैं इस समय अपने इस आंसर को एवेल्यूएट करता तो मैं शायद 5.5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं देता इस आंसर में। लेकिन आप लोग एक आइडिया ले सकते हैं कि आंसर की स्ट्रक्चरिंग और आंसर को फॉर्मेट किस तरीके से करना है। इस पीडीएफ का जो डिस्क्रिप्शन है, उस जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन का लिंक भी डाल दिया है। अगर आप अपने आंसर शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो मैं आपको ईमेल आईडी भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसे प्लीज़ शेयर भी कीजिए ताकि हम और ऐसे बेहतर वीडियोस आपके लिए ला सकें। तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर, जय हिंद। और कुछ पिज़्ज़ा मंगा के खा लेना अगर बाहर पार्टी में ना गए हो तो। घर में बैठ के एकदम उदास नहीं रहना कि बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पा रहे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। गुड बाय, सी या।